इंडिया के बीचों बीच हरे भरे धान के खेतों और गन्ने के खेतों के बीच बसा हुआ था नंदगांव। यह गांव अपनी प्राकृतिक सुंदरता और शांत वातावरण के लिए जाना जाता था। पुराना और परंपराओं से भरपूर नंदगांव में जिंदगी सूरज की चाल से चलती थी, जहां हर दिन एक नया अनुभव लेकर आता था। लेकिन फिर भी एक अजीब सी समानता थी। हर दिन पहले जैसा ही लोग अपने कामों में व्यस्त रहते थे, लेकिन उनके चेहरों पर एक अनकही कहानी छुपी होती थी। लेकिन शांत दिनों के पीछे बेचैनी की एक लहर पूरे गांव में बहती थी, जो हर किसी के दिल में एक अजीब सी हलचल पैदा करती थी। जो गांव के किनारे बूढ़े बरगद के पेड़ के पत्तों से सरसराती हवा से आती थी। ये पेड़ गांव का मूक गवाह था, जिसने कई पीढ़ियों के राज अपने भीतर समेटे हुए थे। क्योंकि नंदगांव एक राज छुपाए हुए था, एक ऐसा राज जो गांव के हर कोने में फुसफुसाया जाता था, एक ऐसा राज जो पीढ़ियों से फुसफुसाया जा रहा था। यह राज गांव के बुजुर्गों से लेकर बच्चों तक सभी के बीच एक रहस्य की तरह फैला हुआ था। मेरा बचपन हमारे पुश्तैनी घर की गर्माहट में बीता, जहां हर कोने में यादें बसी हुई थीं। जो एक विशाल 2 मंजिला घर था, जिसके आंगन से खुला आसमान दिखता था। इस घर की हर ईंट में हमारे पूर्वजों की कहानियां छुपी हुई थीं। मेरी दादी के चमेली के हारों की खुशबू हमेशा हवा में रहती थी, जो हमारे घर को एक अलग ही पहचान देती थी, एक सुकून देने वाली मौजूदगी। ये खुशबू हमारे जीवन का हिस्सा बन चुकी थी। दादी, जैसा कि हम उन्हें बुलाते थे, हमारे घर की जान थी। उनकी हंसी और कहानियां हमारे जीवन को रंगीन बनाती थीं। उनकी बुद्धिमत्ता और दया सभी को छूती थी। उनके बिना हमारा जीवन अधूरा होता। उस साल मॉनसून बहुत जोरदार आया। आसमान से इतनी बारिश हुई कि खेत डूब गए और धूल भरे रास्ते कीचड़ में तब्दील हो गए। इसी बारिश के दौरान दादी, जिनकी तबीयत महीनों से खराब थी, ने आखिरी सांस ली। बारिश मानो हमारे गम को दर्शा रही थी। लगातार होती बारिश हमारे आंसुओं का अक्स थी। घर, जो कभी दादी की हंसी और उनके स्वादिष्ट खाने की खुशबू से भरा रहता था, असहनीय रूप से खाली लग रहा था। उनकी अनुपस्थिति एक बहुत बड़ा खालीपन थी। उनकी खामोशी बहरी कर देने वाली थी। बारिश कई दिनों तक जारी रही। हर बूंद हमारे दुखी दिलों पर एक वार कर रही थी। यह सब धीरे धीरे शुरू हुआ, लगभग अस्पष्ट रूप से। लकड़ी की सीढ़ियों पर कदमों की आहट, जब सब सो चुके होते थे। दादी के खाली कमरे से आवाजों की धीमी गूंज, चमेली की खुशबू हल्की लेकिन साफ रात की हवा में तैरती हुई। पहले तो हमने इन घटनाओं को अपने दुखी मन का वहम समझा। हमारी इंद्रियां हम पर चाल चल रही थीं। लेकिन जैसे जैसे दिन हफ्तों में बदलते गए, घटनाएं और ज्यादा होने लगीं और ज्यादा स्पष्ट होती गईं। नींद मुश्किल हो गई। उसकी जगह एक निरंतर कुतरने वाला डर ले लिया। हम रात में जागते रहते, पुराने घर के चरमराने और कराहने की आवाजें सुनते। हमारे दिल हमारी छाती में जोर जोर से धड़क रहे होते। एक रात जब तूफान बहुत तेज था, मैं ठंडी हवा के झोंके से अचानक जाग गई। तेल का दीपक बुझ गया था, जिससे मेरा कमरा अंधेरे में डूब गया। बिजली चमकी। कुछ पल के लिए कमरे में रोशनी फैल गई, तो मैंने उसे देखा। एक साया, आसपास के अंधेरे से भी गहरा, दीवार पर चुपचाप चल रहा था। छवि दिखाई देने जितनी जल्दी गायब हो गई, मुझे मेरे कंबल के नीचे कांपते हुए छोड़कर। मैंने अगली सुबह अपने परिवार को परछाई के बारे में बताया, लेकिन उन्होंने इसे एक बुरे सपने के रूप में खारिज कर दिया। टिमटिमाती रोशनी की एक चाल। लेकिन गहरे में मैं जानती थी कि मैंने क्या देखा था। और इसलिए नंदगांव की फुसफुसाहटें तेज होती गईं, परछाइयां गहरी होती गईं, क्योंकि गांव का रहस्य धीरे धीरे खुलने लगा था। कुछ दिनों बाद मेरी बहन प्रिया दौड़ी दौड़ी मेरे कमरे में आई। उसकी आंखें दहशत से फैली हुई थीं। ये दादी का इत्र है, उसने फुसफुसाया। उसकी आवाज कांप रही थी। मैंने अभी इसकी गंध महसूस की, दालान में। हम दोनों जम गए, गौर से सुन रहे थे, लेकिन हमारे अपने दिलों की धड़कन के अलावा कुछ नहीं था। प्रिया के शब्दों ने मेरी रीढ़ की हड्डी में कंपकंपी भेज दी। चमेली की खुशबू
यह दादी की पहचान थी, कुछ ऐसा जिसे हमने उनके गुजरने के बाद से नहीं सूंघा था। गांव के किनारे बरगद के पुराने पेड़ में हमेशा से ही रहस्य की एक हवा रही है। यह पेड़ इतना विशाल और पुराना था कि उसकी जड़ें जमीन के नीचे गहराई तक फैली हुई थीं और उसकी शाखाएं आकाश को छूने की कोशिश करती प्रतीत होती थीं। गांव वाले फुसफुसाते थे कि यह आत्माओं के मिलने का स्थान है, दुनिया के बीच का प्रवेश द्वार है। लोग कहते थे कि रात के समय यहां अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देती थीं और कभी-कभी पेड़ के नीचे रहस्यमयी रोशनी भी दिखाई देती थी। एक शाम जब सूरज डूबने लगा, खेतों में लंबी परछाई पड़ रही थी, मेरे पिता ने गांव के मुखिया से सलाह लेने का फैसला किया, जो एक कमजोर लेकिन तेज दिमाग वाली महिला थी, जो बरगद के पेड़ के पास एक छोटी सी झोपड़ी में रहती थी। वह महिला गांव की सबसे बुजुर्ग और समझदार व्यक्ति मानी जाती थी। हमने उन्हें एक बुने हुए चटाई पर बैठा पाया। उनकी आंखें बंद थीं क्योंकि वह धीरे से झप कर रही थीं। उनके चारों ओर एक अद्भुत शांति का माहौल था, जैसे कि वह किसी गहरे ध्यान में लीन हो। जब उसने अपनी आंखें खोली तो वे एक ऐसी बुद्धिमत्ता से भरी हुई थीं जो पीढ़ियों पीछे तक पहुंचती हुई प्रतीत हो रही थी। उनकी आंखों में एक गहरी समझ और अनुभव की झलक थी जो किसी भी समस्या का समाधान ढूंढ सकती थी। उसने धैर्यपूर्वक मेरी बात सुनी जब मैंने अपने घर में हुई अजीब और गरीब घटनाओं के बारे में बताया। उसकी आंखों में एक गहरी रुचि और समझदारी थी और उसने हर शब्द को ध्यान से सुना, जैसे कि वह पहले से ही सब कुछ जानती हो। तुम्हारी दादी की आत्मा यहाँ भटक रही है। उसे शांति नहीं मिली है। उसके शब्द हमें किसी शारीरिक प्रहार की तरह लगे। हम सभी को इसका शक था, लेकिन इसे जोर से बोलते हुए सुनना, हमारे डर की पुष्टि होना भयावह था। बुजुर्ग ने हमें एक विशेष पूजा करने का निर्देश दिया, दादी की आत्मा को शांत करने और उन्हें शांति पाने में मदद करने के लिए एक अर्पण। उसने हमें विस्तृत निर्देश दिए। उसकी आवाज सम्मोहित करने वाली हो गई क्योंकि वह बोल रही थी। उस रात हम पूजा घर में इकट्ठा हुए। हमारे चेहरे दियों की टिमटिमाती लौ से जगमगा रहे थे। हवा अगरबत्ती की खुशबू से भरी थी क्योंकि मेरे पिता, उनकी आवाज भावना से भरी हुई थी, प्राचीन रस्में निभा रहे थे। हमने एक स्वर में जाप की। हमारी आवाजें पहले तो कांप रही थीं, लेकिन धीरे धीरे ताकत हासिल कर रही थीं। जैसे ही आखिरी अगरबत्ती जल गई, घर में एक अजीब सी शांति छा गई। हवा हल्की लग रही थी। हफ्तों से हमें जकड़े हुए दमनकारी माहौल छंटने लगे थे। हम उस रात ये प्रार्थना करते हुए सोने गए कि पूजा काम कर गई है, कि दादी की आत्मा को आखिरकार शांति मिल गई है। वह डिब्बा मेरे दादा का था, जो एक कुशल बढ़ई थे, जिनका कई साल पहले देहांत हो गया था। उन्होंने अपने जीवन में कई अद्भुत चीजें बनाई थीं, और यह डिब्बा उनमें से एक था। यह डिब्बा उनके लिए बहुत खास था और उन्होंने इसे हमेशा अपने पास रखा। वह दालान में खड़ी थी। उसकी निगाहें लकड़ी के एक छोटे से बक्से पर टिकी हुई थीं, जो दादी के कमरे के एक कोने में रखा हुआ था। यह बक्सा धूल से ढका हुआ था, लेकिन उसमें कुछ ऐसा था जो उसे आकर्षित कर रहा था। वह जानती थी कि इस बक्से में कुछ खास है। अगली सुबह मैं अपनी माँ के चौंके हुए रोने की आवाज से जाग गई। वह बक्से को खोलने की कोशिश कर रही थी और उसमें से कुछ ऐसा निकला था जिसने उसे चौंका दिया था। उसकी आंखों में आंसू थे और वह कुछ कहने की स्थिति में नहीं थी। उसने दादी से वादा करवाया था कि वह कभी भी कक्ष के अस्तित्व का खुलासा नहीं करेंगी, इस डर से कि कहीं उसके खजाने चोरी न हो जाएं। दादी ने यह वादा निभाया था, लेकिन अब वह राज खुलने वाला था। इसमें उन्होंने पुराने बरगद के पेड़ के नीचे एक छिपे हुए कक्ष के बारे में बताया, एक ऐसी जगह जहां उन्होंने अपनी कुछ सबसे बेशकीमती चीजें रखी थीं। ये कक्ष बहुत ही गुप्त था और केवल कुछ ही लोग इसके बारे में जानते थे। अंदर हमें एक चिट्ठी मिली जो मेरे पिता के परिचित हाथ से लिखी गई थी। ये चिट्ठी बहुत पुरानी थी और उसमें कई रहस्यमयी बातें लिखी हुई थीं।
ये चिट्ठी हमें उस कक्ष के बारे में और भी जानकारी दे रही थी। इस खुलासे ने हमें विस्मय और जिज्ञासा में छोड़ दिया। हम सभी इस नए रहस्य को जानने के लिए उत्सुक थे और यह जानना चाहते थे कि दादा ने और क्या-क्या छुपा रखा था। ये एक नई यात्रा की शुरुआत थी और हम सभी इसके लिए तैयार थे। तब हमें एहसास हुआ, दादी की आत्मा हमें डराने की कोशिश नहीं कर रही थी। वह हमें पत्र तक ले जाने की कोशिश कर रही थी, अपने प्यारे पति से किए गए वादे को पूरा करने के लिए। रहस्य सुलझने के साथ ही अजीबोगरीब घटनाएं बंद हो गईं। कदमों की आहट, फुसफुसाहट, चमेली की खुशबू, वे सब चले गए। उनकी जगह शांति की गहरी अनुभूति ने ले ली। हमें बरगद के पेड़ के नीचे छिपा हुआ कक्ष कभी नहीं मिला। शायद ये सिर्फ एक कहानी थी, मेरे दादाजी की कल्पना की उपज। लेकिन एक बात तय थी, दादी का प्यार पुराने बरगद के पेड़ की जड़ों की तरह गहरा था। मौत के पर्दे के पार तक पहुंचकर अपने परिवार की रक्षा और मार्गदर्शन कर रहा था। और अंत में बस यही मायने रखता था।